साउंड टेक 7 एक्शन। सेकंड सुप्रिया जी आपके पास में, इंडिया क्यों मजबूत है? इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया इस देश का प्रतिबिंब है। इंडिया उन सब लोगों का समूह है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता इंडिया है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि जब 2011 अप्रैल का वो दिन याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था और ये सारा देश इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, तो साबित हो गया था कि इंडिया के सामने शाश्वत काल से कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया लोगों की आवाज है, इंडिया महिलाओं की आवाज है, इंडिया उन बच्चों की आवाज है जो अपने भविष्य की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, उन महिलाओं की आवाज है जो महंगाई से त्रस्त हैं। इंडिया उन लोगों की आवाज है जो बदसलूकी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मणिपुर में 2 नग्न औरतों को घुमाना और नंगा परेड कराना गलत है। इंडिया जो है वो इस देश के युवा की, इस देश के फ्यूचर की आवाज है। चलिए मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रिया जी, सवाल एक आपसे भी है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा? क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती हैं, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की, ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। सही पकड़े हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं, उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई, और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर, बहस नहीं हुई, वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही, क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में ये देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी, यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। यह नेहरू की दूरदर्शिता थी कि IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, अब मैं सवाल बोलने को उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। ये दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट। सवाल अब मैं पूछूं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पूछिए आप। इनके अगर 38 में से 24 0 हैं, तो आपके 26 में से 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके 0 सांसद हैं। और चुनाव आप आज के वक्त से लड़ेंगे या नेहरू जी के काम से लड़ेंगे? आज अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है के वक्त से लड़ेंगे, क्योंकि हम आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज महंगाई की। 7.5% पर महंगाई है। सब यहां पर गृहिणियां बैठी मुझे दिख रही हैं। 7.5% महंगाई में 35% सब्जी पर महंगाई है, 13% अनाज पर महंगाई है। ये युवा है। 8.5% बेरोजगारी है। एक गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा। वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने।
सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हम महंगाई पे चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव जो मणिपुर में हो रहा है वो ना हो। पर अभी हम तो लड़ेंगे चुनाव, एक मिनट सुप्रिया जी, अभी तो आप ही लड़ रहे हैं आपस में, केंद्र के, अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का ये हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब दे लेता देश बना दिया इन्होंने। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। प्रिया जी, जो सवाल मैं आपसे पूछा था आप उस पर आई नहीं। लड़ाई पहले इनसे या पहले आपस की लड़ाई निपटानी होगी? मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं इनकी कुछ त्रुटियां, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। आप उनसे भी जवाब नहीं ले पा रहे, मुझसे भी नहीं मैंने ले पा तो रहे, ले लिया, लेवल्ड है। सुप्रिया जी, मैंने ले लिया उनसे सवाल का पहले मैं जवाब। अपनी बात कहूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। इतनी पर दे दीजिएगा, इतना लोग जरूर दीजिएगा, आपके शो में भी होना चाहिए। इमोशनल डैम इट। इन्होंने कहा छोटा देश बड़ा देश। आपके विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। ये आपके विदेश मंत्री का कथन, या तो इसका खंडन करिए या उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि चीन के आगे हमारी आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है और आपके विदेश मंत्री ये कहकर उनका हौसला तोड़ते हैं। आपके प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना पलक झपकाए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। परसों 19th कोर कमांडर लेवल की बातें खत्म हुई और कोई परिणाम उसका नहीं निकला। 3.5 साल बाद भी गलवान की शहादत के हम स्टेटस को यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से झूठ बोला था और कोर कमांडर की मीटिंग में चीन ये बात लगातार कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि असलियत यह कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने बफर जोन बना लिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, सीएजी नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है, करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था, बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 सब आ किलोमीटर चुकी में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलोमीटर। एक मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है। अरे उन लोगों को भी पता करने सबको पता है, देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल 3 बार मैंने पूछा, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही। हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आऊंगा। आ तो जाइए भाई। जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। जवाब ले लूं। सुई पटक सन्नाटा है। बिल्कुल बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले लेंगे। टिकट लगाइए उस सड़क पर। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं हैं। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है, और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। यह कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है
वहां पर हम बैक सीट लेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाएगी? आप ही के नेता बहुत खुल करके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता बहुत खुल के बोल रहे हैं, आपकी पंजाब यूनिट बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से। यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां सीपीएम और ममता बनर्जी कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जूतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है। चाचा भतीजे में चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से ना लड़ने दे। विरोधाभासों से अच्छा बात नहीं है। भरे हुए हैं, एक गुट को रखा है, उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है, उस पर आप राजनीति करना चाहते तो हैं अब मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। 5 बड़े मुद्दे इंडिया। संविधान, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें चलिए जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दें। मैं तो कह रही हूं जहां पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं। हम गुजरात में 2-2 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था, जो इनकी सरकारों में हो रहा है। जवाब ले लूं? एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का खड़ा हुआ, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को। और वाह मोदी जी, वाह वाह। आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये चंगा है देश में? ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए? ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यह चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे
चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है। ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। ये असलियत है। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने कहा चंगासी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।